हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड लगता है। एएस हमारे आईसीएआई इशू करता है। इसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना रखा है, एएसबी कहते हैं जिसे। आईसीएआई की एक बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जो एएस है इस पर 1 मार्कर आ सकता है जी। कौन सा एएस इस पर है? तो एएस 3 रिवाइज्ड है इस पर। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर मैंने 6 नंबर का आपको 6 मार्कर एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 1 मार्कर के 2 छोटे आएंगे। टोटल मेन बोर्ड में 80 नंबर वाले में 8 नंबर का आएगा, और जो स्कूल में 20 मार्क्स का टेस्ट होना है उसमें भी इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटली 14 मार्क्स कह सकते हैं आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 यानी अकेला देख लो 100 में से कितना सिलेबस रखता है। 1/7 के अराउंड, 1/7 ऑफ द सिलेबस अकेला चैप्टर है अप्रोक्सीमेट। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश वर्ड का मीनिंग क्या है? कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब, कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इस वाले कैश का मीनिंग क्या है? कैश मीन्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। जो हमारे कैश हाथ में पड़ा और जो डिमांड डिपॉजिट पड़ा है। कैश इक्विवेलेंट्स मीन्स short term highly liquid. Cash equivalent means short term highly liquid investments. Short term highly liquid investments which are subject to negligible risk for fall in the value of investment. कैश का मतलब है बच्चों कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट, यानी जो पैसा जेब में पड़ा है और जो बैंक में पड़ा है। और इक्विवेलेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिनमें कोई फॉल नहीं होगा, जिनका पक्का पता इतना पैसा मिल ही जाएगा। दैट इज इक्विवेलेंट्स। कैश के बराबर, कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश के बराबर वो इन्वेस्टमेंट जो नेग्लिजिबल रिस्क है कि गिरावट होगा, हमें पता है कि कितने पैसे आएंगे। बच्चा कह रहा है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट बताएं। इनको छोड़कर उन्होंने बोला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एग्जाम्पल बताएं, कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट यानी बैंक बैलेंस को छोड़कर। हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कूल में कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर हो गया। प्लीज ईमानदारी से जवाब दें अगर आता है। डेफिनेशन लिखवा दिया मैंने। तो वो जो कैश के बराबर है, रेफरेंस शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स। ये वो वाले नहीं है, हमारे प्रेफरेंस शेयर नहीं है, जो हमने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं और जो रिडीमेबल है 3 महीने में। ट्रेजरी बिल्स, अगर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बिल्स होता है जो हम 0 कूपन बॉन्ड आरबीआई इशू करता है,
और उसका रिडम्पशन पीरियड 91 डेज होता है, अगर हमने वो खरीद रखा है और उसका रिडम्पशन पीरियड आने वाला है, तो दैट ट्रेजरी बिल एज अ कैश इक्विवेलेंट। कमर्शियल पेपर ले रखा है अगर हमने, कमर्शियल पेपर, उन बच्चों को तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा जो बिजनेस स्टडीज में मेरे साथ यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। इट इज मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि जब जो हम वहां चैप्टर करा रहे होते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ आ जाता है। ये जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हम पहले भी देख चुके हैं कि वहां जब चल रहा था यहाँ आ गई थी बात। तो अभी अभी हमने 1-2 क्लास पहले ही, पिछली क्लास में ही बातें पढ़ाई हैं आपको, ट्रेजरी बिल क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, तो आपको सबको पता है। और जिन्होंने मेरे से नहीं भी पढ़ी हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ी हैं अपने स्कूल में। यहां तक आप उतार ले क्योंकि मेरे को ये चेंज करनी पड़ेगी स्लाइड, प्लीज नोट इट डाउन। उतार लिए बच्चों सबने? यस सर। ये स्लाइड ड्रॉप कर दूं मैं। फ्लो, नेक्स्ट वर्ड कैश के बाद ये कैश वर्ड आपने कंप्लीट कर लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश वर्ड का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लो। फ्लो वर्ड का मतलब क्या है? फ्लो मीन्स इनफ्लोज भी हो सकता है और आउटफ्लोज भी हो सकता है। मीन्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इन टोटालिटी डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन क्या बनी क्लास? तो डेफिनेशन को अगले पेज पे लिखते हैं। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which shows cash, which shows inflows and outflows, sorry, which shows inflows and outflows of cash and cash equivalent, which shows inflows and outflows, word missing, ये दो word missing हो गए, inflows and outflows of cash and cash equivalents during an accounting year, during an accounting year। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखाती है। किसके? कैश के और कैश इक्विवेलेंट्स के। ऑफ एन एंटरप्राइज, एक कंपनी की, ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज आना और जाना। क्या आना और जाना? कैश आना और कैश का इक्विवेलेंट। कैश का इक्विवेलेंट के एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में आया, बच्चों को एग्जांपल्स ही नहीं पता थे, उन्होंने कहा एग्जांपल्स क्या लिखे, बस कैश इक्विवेलेंट वर्ड सुना था उन्होंने, और बोर्ड एग्जाम वाले ने स्पेसिफिकली बोल दिया कैश को मत बताना और बैंक को मत बताना, इनको छोड़कर बताओ। तो आपको इनको छोड़कर बताने थे कुछ, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इक्विवेलेंट्स और क्या होंगे? प्रेफरेंशियल रिडीमेबल विद इन 3 months, और कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजर बिल्स। तो जो भी 3 महीने के अंदर अंदर आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें नेग्लिजिबल रिस्क होना चाहिए फॉल का। अब ये जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज आना है ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज है। अगर इस डेफिनेशन को हल्का सा और बढ़ाएं तो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, अगर इसको और हल्का सा बढ़ाएं तो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स of an
enterprise from various activities during an accounting period। अब ये जो एक्टिविटीज हैं इसके बारे में बातें करनी है, आज की क्लास पूरी इसी वर्ड पर जानेंगे कि वो वेरियस एक्टिविटीज क्या है। वो वेरियस एक्टिविटीज क्लास आपकी 3 एक्टिविटी में कैश फ्लो को बांटा गया है। तो वेरियस एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमें पूरी क्लास में इन तीनों के बारे में पढ़ना है आज की। अभी तक हमने क्या पढ़ा क्लास? अभी तक हमने पढ़ा कैश फ्लो होता क्या है, कैश में कैश वर्ड का मतलब क्या है, फ्लो वर्ड का मतलब क्या, और तीनों मिला के एक वर्ड बना कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किसने बोला? AS3 रिवाइज ने बोला। AS3 कौन बनाता है? ICAI। ICAI ने एक सेपरेट बोर्ड बना रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसकी जिम्मेदारी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना। तो उसके तहत हमने कंपनियों को बोला गया है कि तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बननी है, आगे वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है ये पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है ये पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है ये पढ़ेंगे। तो जिन्होंने इसकी फोटो खींचनी है इसकी फोटो खींच लें, जिन्होंने उतार लिए बहुत बढ़िया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेक्स्ट। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये लीजिए। थैंक यू सर। Operating activities are those activities which are principal revenue generating activities of an enterprise, and those which are not covered in investing and फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी ये वर्ड प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, इस वर्ड को समझना है। मैंने कहा आज की क्लास सुननी ज्यादा है, बोलना कम है। आज की क्लास में सुनना ज्यादा है। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, मेन काम। मेन काम क्या है? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर एक बंदा फर्नीचर बेचने का काम करता है तो फर्नीचर बेचना उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, टू सेल द फर्नीचर। तो उसके पास पैसा कहां से आएगा, इनफ्लोस कहां से आएगा और आउटफ्लोस क्या क्या होंगे ऐसे बंदे। तो पैसा आना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, अगर फर्नीचर बेच रहा है तो सेल ऑफ गुड्स, जो उसने फर्नीचर बेचा, और कैश, यानी आप इसे एक वर्ड कैश सेल का नाम भी दे सकते थे। सर छोटा करके लिख दो, लो सर लिख दिया। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जिनको उधार पर बेचा था पास्ट में, उन्होंने पैसा दिया होगा। डेटर्स या बीआर वालों ने, जिन्हें हम ट्रेड रिसीवेबल का नाम दे सकते थे, दोनों को मिला के। एक 12th के बच्चे को पता होना चाहिए जब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है। डेटर प्लस बीआर इज ट्रेड रिसीवेबल। तो रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, हमारे को फीस हमारे बिजनेस से रिलेटेड, या हमारे बिजनेस से रिलेटेड रॉयल्टी, या हमारे बिजनेस से रिलेटेड कमीशन, इसे ऑपरेटिंग मानते हैं तीनों चीजों को। फी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि ये हमारे को बिजनेस की ही मिल रही होगी। अगर मैं किताबें लिखता हूं तो मुझे रॉयल्टी मिल रही होगी और मेरा पढ़ाने का ही काम है, तो रॉयल्टी रिसीव मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होगी, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, किताबें लिखता हूँ। तो किताबों पे अगर मुझे बच्चों से फीस मिल रही है पढ़ाने की, या किताब लिखने की रॉयल्टी मिल रही है, तो या मेरे को कमीशन मिल रही है,
मैं कहीं और जाके अपनी सर्विसेज देता हूँ और वो मुझे पूरी फीस नहीं देते, काट के कुछ हिस्सा देते हैं, तो ये सारी मेरी ऑपरेटिंग इनकम ही होगी। तो फी रिसीव, रॉयल्टी रिसीव, कमीशन रिसीव, तो ये ऑपरेटिंग में यहाँ से पैसा आता है। जाता कहाँ है? हम बात करें फर्नीचर के बिजनेस की। फर्नीचर के बिजनेस में अगर उसने अपना कोई ब्रांड बना दिया तो ब्रांड बनाने की भी रॉयल्टी मिलती है। जैसे फॉरगेटिंग द नेम ऑफ अ चेयर, प्लास्टिक में एक नाम है ना, कौन सी चेयर चलती है सबसे ज्यादा? प्लास्टिक चेयर्स में एक नाम है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, वो कंपनी रॉयल्टी चार्ज करती है उससे। मेरे को भी 1 मिनट में याद आ जाएगा, थोड़ी देर में। रॉयल्टी का और एग्जांपल हम टीएस गरेवाल सर का ले सकते हैं। वो अपनी किताबें जो छाप रही है वो पब्लिशिंग हाउस टीएस गरेवाल सर का नहीं है, सुल्तान चंद का है। तो सुल्तान चंद जो पब्लिकेशन हाउस है वो गरेवाल सर को रॉयल्टी देता है नाम की। तो अपने काम से रिलेटेड जो आप अपना ब्रांड नेम क्रिएट करते हो, उस ब्रांड नेम की जो आपको फीस मिलती है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, सिर्फ नाम की। तो ये आपकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। आउटफ्लोज कहाँ से होंगे? अगर कोई फर्नीचर बेच रहा है तो कच्चा माल खरीद के लाएगा, लकड़ी खरीद के लाएगा। तो परचेजेस ऑफ गुड्स, कैश वाली, पेमेंट टू क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे आउटफ्लोज हो गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखने में एक वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, इसने सारे खर्चों को ले लिया। आप रेशियो चैप्टर मेरे साथ करके आए हो तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल बहुत अच्छे से पता है। ऑपरेटिंग 2 पार्ट बनते थे, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस एंड एडमिन में ऑफिस के सारे खर्चे आ जाते थे, सैलरी, रेंट, टेलीफोन, वाटर, पोस्टेज, प्रिंटिंग, टेलीग्राम, अटरम, शटरम, जितने भी ऑफिस के खर्चे सारे ऑपरेटिंग है। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अपने अलग, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, और जितने में भी पैसा आउटफ्लो गया, जितने भी पैसा आउटफ्लो गया, तो बैड डेट्स इसलिए मैं नहीं बोलूंगा वहां पर, कैरेज आउटवर्ड, कन्वेंस, ट्रेवलिंग, तो ये बहुत बड़ा हेड है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेशो चैप्टर में किया आपने ऑपरेटिंग रेशो में कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, अभी हाल ही में किया है 2 क्लास पहले, 1 क्लास पहले। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत बड़ा हेड है ये, तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहीं पे आएंगे। तो इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, ये आपने इनफ्लोज आउटफ्लोज सीखे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? जो मेन काम है, जो मेन काम है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are related to acquisition and disposal of fixed assets and investments. इसमें इन्वेस्टमेंट में एक्सक्लूडिंग दोज which are covered in, अभी कराया था मैंने, कहाँ कवर हो गई हैं? अभी डेफिनेशन में कराया था, विच आर कवर्ड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको छोड़कर, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली इन्वेस्टमेंट है उसको छोड़कर, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स भी आएंगे इसमें, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट यानी गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो भी आएंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हैं?
खरीदना और बेचना। एक्विजिशन को कहते हैं खरीदना, डिस्पोजल को कहते हैं बेचना। किसका खरीदना बेचना? फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट के खरीदने बेचने से रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो इनफ्लोज क्या और आउटफ्लोज क्या? पैसा आएगा कब? सेल ऑफ फिक्स एसेट। और कब आएगा जी? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जाएगा कब? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और इनफ्लोस क्या होंगे? रिलेशन याद रखिएगा, रिलेशन समझिएगा। रिलेशन क्यों करा रहा हूं? ताकि याद हो। इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी, हमने किसी कंपनी के शेयर ले लिए। अब जब किसी कंपनी के शेयर लेंगे तो मिलेगा क्या? डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव यहीं का पार्ट बनेगा। अगर हमने ले लिए डिवेंचर्स तो डिवेंचर्स पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव भी यहीं का पार्ट बनेगा। अगर हमने ले ली प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट में ले ली प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो प्रॉपर्टी पे हमारी इनकम कौन सी होगी? रेंटल इनकम, रेंट रिसीव। और अगर हमने किसी को लोन एडवांस कर दिया उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये बहुत कम आपको पूछा जाएगा, 1 मार्कर में आ सकता है। लोन एडवांस्ड, लोन अगर किसी को एडवांस कर दिया, बड़ा रेयरली पूछा जाएगा लोन एडवांस। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या? जो हमारे असेट के और इन्वेस्टमेंट के खरीदने और बेचने से रिलेटेड है। जब तक जड़े नहीं पता तब तक चैप्टर रट रहे हैं। अगर किसी को ये लग रहा है सर हमारे स्कूलों में तो करा दिया था, सर ऐसे तो नहीं कि 1 घंटा खराब कर दिया। भाई साहब ये घंटा खराब नहीं हो रहा, पहले बता रहा हूं मैं। ये 1 घंटा और अगला 1 घंटा ही ऐसा है जो 2 घंटे में हम पढ़ेंगे, वही हमारी जड़ें तैयार करेगा। जड़ें तैयार तब होंगी जब हम समझ पाएंगे इसको, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। 12वीं के बच्चे को कैश फ्लो समझाना इज लाइक समथिंग अचीवेबल। रटवाना तो अलग चीज है कि बेटा रट लो, ये यहाँ आना है बेटा, ये प्लस होता है माइनस होता है, जय माता दी कर लो। बेटा वो क्यों आता है ये बच्चे को समझाना तो टाइम लगेगा इसमें। तो आप इस क्लास को अगर हल्के में ले रहे हैं तो गलती से भी हल्के में ना लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या, इन्वेस्टिंग क्या है, क्योंकि कल को जब रिकॉग्नाइज करना होगा ये आइटम कहाँ जानी है, तो आज की क्लास ही वो रिकॉग्नाइज कराएगी। हाँ सर पहली क्लास में आपने पढ़ाया था कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होती है, कौन सी इन्वेस्टिंग होती है, कौन सी फाइनेंसिंग होती है। तो बड़े वाला क्वेश्चन इन थ्योरी के बिना नहीं हो सकता। तीसरी बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर those activities which affect the capital structure, which affect the capital structure of an enterprise, जो एक enterprise के capital structure को impact करती है, इफेक्ट करती है। इसके इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या होंगे? पैसा चाहिए, एक कंपनी खुली 100 करोड़ रुपए चाहिए। तुमने एक कंपनी खोली 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहां कहां से इकट्ठा कर सकते हो 100 करोड़? एक कंपनी खोल के 100 करोड़ कहां से ला सकते हो? पैसा इकट्ठा करना है। पैसा आ सकता है बच्चों शेयर से। तो पहला इनफ्लो शेयर से फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हो। शेयर्स कितने प्रकार के हैं? 2। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, और इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स इशू कर सकते हो अगर पब्लिक कंपनी है। डिवेंचर से पैसा ला सकते हो, बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू कर सकते हो। अदर लिख देता हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और भी होते हैं तो अदर्स। रेजिंग ऑफ बैंक लोन्स
बैंक से लोन ले सकते हो, रेजिंग ऑफ बैंक लोन्स। ये आपके पास तरीके हैं। पैसा 100 करोड़ रुपए अगर आपने एक कंपनी बनाई और 100 करोड़ इकट्ठा करना है या 2 करोड़ करना है या 5 करोड़ करना है, तो ये आपके सोर्सेज है फाइनेंस को इकट्ठा करने के। आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कौन कौन से होंगे? जो ये शेयर इशू करे थे, जो ये शेयर इशू करे थे, जो ये डिवेंचर बॉन्ड पब्लिक डिपॉजिट लाए थे, जो ये बैंक लोन लिया था, क्या जिंदगी में कभी वापस जाना होता था? आंसर इज यस। तो वापस जाने को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी बहुत कम वापस जाता है, अगर कभी वापस जाता है तो उसे कहते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर कभी ये पॉइंट आ गया तो ये वाला पॉइंट बच्चे को पता ही नहीं होता बायबैक ऑफ इक्विटी का करना क्या है। डिवेंचर के पैसे वापस जाने हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर्स, जो बैंक से लोन लिया था, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट आने वाला है, जो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता रहता है। मैं एक ऐसा लॉजिक दूंगा कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। जो सुनेंगे, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो यहां से सुनेंगे और यहां से निकाल देंगे, उनके लिए नहीं है। जो यहां रखते हैं चीजों को, उनके लिए लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं, ध्यान देना। ये इन्वेस्टमेंट करी थी, मैं पिछली एक्टिविटी में चला गया। इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने शेयर खरीदे थे किसी कंपनी के, मैंने शेयर खरीदे थे किसी कंपनी के। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, मैं शेयर खरीदता हूं, मेरी कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मुझे उन शेयर्स पर इंटरेस्ट मिला था, डिविडेंड मिला था। शेयर पर डिविडेंड मिला था, डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिला था, प्रॉपर्टी पे रेंट मिला था। तो ये डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव जो था, ये शेयर और डिवेंचर पर मुझे मिला कब था? जब मैंने इन्वेस्ट किया था। आज तो मैं लोगों से मांग रहा हूं, आज तो मैं कह रहा हूं मेरे शेयर ले लो, पैसा मुझे दे दो। आज मैंने फाइनेंस कराया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है आज। तो आज मैंने नहीं लगाया पैसा, उन्होंने मेरी कंपनी में लगाया है। मैंने तो शेयर इशू करे हैं, मेरी कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, तो भैया मुझे भी तो उन्हें देना पड़ेगा। शेयर्स पर क्या दूंगा? डिविडेंड पे करूंगा। तो मेरी कंपनी डिविडेंड पे करेगी, तो डिविडेंड पेड यहां आता है। और इनको, बैंक लोन वालों को, डिबेंचर वालों को, बॉन्ड्स वालों को, पब्लिक डिपॉजिट्स वालों को इंटरेस्ट पे करूंगा। अब बच्चा, आपको पता है, रट्टू है। बच्चा रट्टू है तो वो कंफ्यूज भी होता है। वो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में लिखता है तो कहता है पेड को यहीं लिखूंगा मैं, और अगर वो पेड यहां लिखता है तो कहता है रिसीव्ड यहां लिखूंगा मैं। तो इसलिए वो लाइफ टाइम कंफ्यूज रहता है, और आप भी रहेंगे जब तक मेरी बात को सुनेंगे नहीं। और जिसने सुन ली और समझ ली वो कहेगा सर अब दुनिया पढ़ा दूंगा मैं। अब वो कहेगा सर अब तो मैं दुनिया पढ़ा दूंगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है सर, लॉजिक समझ आ गया कि पे किस पर करना है। भाई जब मैंने दुनिया से उधार लिया, लोन ले रहा हूं, तो लोन वाले को इंटरेस्ट वो थोड़ी देगा, मैं ही दूंगा उसको इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पेड आई विल गिव टू देम, जिनसे मैंने लोन लिया है। तो लोन लेना क्या था? लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी था। तो इंटरेस्ट पेड भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने शेयर इशू कराए थे, लोगों से पैसे लिए थे मेरी कंपनी ने। जब शेयर इशू हुए थे तो मेरी कंपनी ने लोगों से पैसे लिए थे, शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर को मुझे डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट व्हेन इट कम्स टू रिसीव्ड, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि रिसीव किस पर हो रहा है? मेरी इन्वेस्टमेंट पर। जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी उस पर मुझे इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव होगा। और पे किस पर करूंगा? जो मैंने लोगों से लिया। अब बच्चा थोड़े दिनों बाद फिर पूछता है सर 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 इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव सर यहाँ आया है, सर फिर पेड यहाँ क्यों नहीं आया? पेड फाइनेंसिंग में क्यों ले गए? बेटा तूने पिछली क्लास करी थी जब बेसिक पढ़ाया था? हाँ सर करी तो थी। वो उसने यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी थी। तो अब तुम्हारे में से भी एक आधा केस ऐसा निकलेगा जो थोड़े दिनों बाद ये पूछेगा। दोबारा सुनो एक बारी और, ताकि आप ना पूछो। दोबारा एक बारी और सुनो, आराम से सुनो। इंटरेस्ट मिलेगा किस पे? आराम से अपने दिमाग से पूछो किस पर मिलेगा? जब मैं पैसा मार्केट में लगाऊंगा। मार्केट में लगाने को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट करना। तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, किस में करी? शेयर्स में करी, डिवेंचर में करी, प्रॉपर्टी में करी।
तो शेयर और डिवेंचर में जो करी थी उस पर मुझे मिला क्या था? शेयर पे डिविडेंड मिला था, इंटरेस्ट मिला था। तो मिला कब था? जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी। तो मिलना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और पे कब किया? सर पे कब किया? जब मैंने लोगों से उधार लिया, बैंक लोन लिया, डिवेंचर लिया, बॉन्ड्स लिए, तब मैंने लोगों को पे करा। तो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या सब बच्चों को बात समझ आ रही है मेरी? आ रही है सर। 100%, 200%? यस सर। 200 200% सर। अब एक बच्चा बोल पड़ा, कह रहा सर एक बात बताओ, आपने बताया था हमें कुछ कुछ फर्स्ट चैप्टर में जब आप हमें पीएनएल पढ़ा रहे थे, तो सर आपने पीएनएल पढ़ाया था। मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ाया था पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सर आपने आरएफओ पढ़ाया था। मैंने कहा पढ़ाया था। कह रहा सर आपने अदर इनकम पढ़ाई थी। मैंने कहा पढ़ाई थी। सर अदर इनकम में अगर इंटरेस्ट मिला है उस बंदे को जिसका काम ही इन्वेस्टमेंट का है, तो सर आपने इस इंटरेस्ट रिसीव्ड को कहा था वो आरएफओ बनेगा। सर फिर यहां पे क्या होगा? बताओ बच्चों, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंसिंग कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग कंपनी कौन होती है? जिसका काम ही यही है। तो बताएं क्लास, ऐसी कंपनी के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कौन सी एक्टिविटी बनेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। द करेक्ट आंसर is the correct answer. Interest received, dividend received, sale of investment, purchase of investment, interest paid, ये पांचों ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर एन इन्वेस्टिंग कंपनी। इन्वेस्टिंग कंपनी को हम फाइनेंसिंग कंपनी भी कह देते हैं। एक फाइनेंसिंग कंपनी या इन्वेस्टिंग कंपनी, ऑब्लिक लगाया हुआ है मैंने, ऑब्लिक लगाया हुआ, उसके लिए पांचों क्या है बच्चों? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड। ये पांचों ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएंगे, क्योंकि उसका काम ही यही है, रोज रोज इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक बच्चा फिर पूछ पड़ा, सर इसमें आपने एक चीज मिस नहीं कर दी। मैंने कहा क्या? कह रहा सर डिविडेंड पेड नहीं लिखा। कहता सर आपने डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां लिखवाए दोनों, यहां पे दोनों इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड लिखवाए, और जब यहां लिखा तो आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड ले लिया, डिविडेंड रिसीव्ड ले लिया, इंटरेस्ट पेड ले लिया। सर डिविडेंड पेड नहीं लिया। तो क्लास डिविडेंड पेड जो उनसी मर्जी कंपनी हो, वो रोज रोज डिविडेंड नहीं पे करेगी। अगर फाइनेंसिंग कंपनी भी है तो साल में अपने शेयर होल्डर को तो एक ही बारी बांटेगी। तो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चाहे जो सी मर्जी कंपनी, चाहे जो सी मर्जी कंपनी हो, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही रहेगा। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन पांचों में से कई बारी क्वेश्चन आया, कई बारी, गिनती नहीं है बच्चों को कितनी बारी इस क्वेश्चन ने गिराया। वो पूछता है इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा, बच्चा जोर की बोलता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कॉन्फिडेंटली और कहता है मैं ठीक हूं, और क्वेश्चन पूछा होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंसिंग कंपनी और वो बोल कहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गलत हो गया वो। फाइनेंसिंग कंपनी के लिए रोज का काम है इंटरेस्ट रिसीव करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल के आना था आप लोगों ने आंसर। इन पांचों का आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, ये पांचों बच्चों ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये एक काम है इनका। आप बैंक सोच ले, फाइनेंसिंग कंपनी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, वो रोज इन्वेस्टमेंट करता है कहीं ना कहीं, किसी को लोन देता है, किसी से लोन लेता है, किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, बेचता है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आना, इंटरेस्ट जाना, डिविडेंड आना, ये उसके लिए रोज का काम है। बस एक डिविडेंड जाना हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। क्या आपको बातें क्लियर हो रही हैं?
सर अगर देखा जाए तो फिर डिविडेंड जो हमें रिसीव हो रहा है वो भी तो साल में फिर एक ही बार रिसीव होता है, फिर वो क्यों? यस यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं हैव अ क्लैप फॉर हिम, मैं हैव अ क्लैप फॉर हिम। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। वॉरेन बफे, वॉरेन बफे, ये रहा, मान लेते मेरी ड्राइंग, या राकेश झुनझुनवाला, कुछ भी मान लो आप इसको। वॉरेन बफे को ये कह रहे हैं एक ही बारी डिविडेंड रिसीव होगा। सर अगर पे कंपनी एक बारी कर रही है तो रिसीव भी तो एक ही बारी हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में क्या एक ही कंपनी होगी? No sir. नो सर। अब पोर्टफोलियो में टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरे बच्चों को तो सब बात समझ आ रही है जो बिजनेस पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने उनको शेयर वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया, फाइनेंशियल मार्केट, उन्हें पोर्टफोलियो ये सारे वर्ड्स बड़े अच्छे से पता हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सितंबर वाली ऑफर में एक बच्चे ने ज्वाइन किया हमारे को बिजनेस स्टडीज। वैसे तो 3-4 बच्चों ने किया, और ये मैसेज मैं सबके तो नहीं दिखा पा रहा आपको, हर बच्चे के आए हैं जब जब उसने ज्वाइन किया। ये अभी हाल ही में एक बच्चे ने मुझे ज्वाइन किया है, और आई गॉट अ मैसेज, मैं आपको शेयर करता हूं। मैं पढ़ देता हूं, फिर आप देख लेना क्या लिखा है। सर बिजनेस एनवायरनमेंट, सर बीएसटी की वीडियो बहुत अच्छी है, सब कुछ बस ऐसे ही क्लास देखकर याद हो गया, मजा आ गया सर। ये बच्चे ने उस दिन लिखा जिस दिन उसने ज्वाइन किया है। बच्चा क्लास में भी बैठा हुआ है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, अगर बच्चा खुद बोलना चाहता है तो बोल सकता है। You can see the message. आवाज नहीं आई आपकी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपका माइक हटा था, लेकिन बच्चों को आवाज नहीं आई। तो जिसने भी क्लास नहीं करी, दिस इज माय श्योरिटी, अगर आप उसको क्लास कर रहे हैं बीएसटी की, नॉलेज पूरी मिलेगी उसके अंदर आपको। तो जो इनका क्वेश्चन था, वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं एक कंपनी, नाम लेते हैं, मैं राकेश झुनझुनवाला की बात करूं तो एक तो इसके पैसे लगे हुए हैं सेरा स्टील्स में लगे हुए हैं, और चलो मैं अभी कोई भी कंपनी ले लेता हूँ, मारुति, रिलायंस, एक्स वाई जेड, सब में इनके पैसे लगे हुए हैं। इनके पोर्टफोलियो में 20 कंपनी है, वैसे ज़्यादा है वॉरेन बफे के में, तो इसके में 15-20 हैं। तो क्या इसके पास एक ही कंपनी से डिविडेंड आ रहा है क्लास, और आ भी करोड़ों रुपए में रहा है? या राकेश झुनझुनवाला के पास एक ही कंपनी से आ रहा है, या केडिया के पास एक ही कंपनी से आ रहा है? ये तो No sir. इंडिविजुअल्स की बात करी है मैंने। इफ आई टॉक ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करूं, इनके पास तो हर कंपनी में इन्होंने पैसे लगा रखे, इनके पोर्टफोलियो तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो इनके पास एक कंपनी से पैसा नहीं आ रहा, वो कंपनी चाहे एक बार ही देती है साल में, लेकिन इनके पास तो 50 जगह से आ रहा है ना। गॉट इट? जिनका डाउट था, हाँ जी सर। बहुत ही बढ़िया डाउट था, एकदम बिल्कुल पॉइंट पे बताया गया, और फटाफट से रिएक्शन टाइम कम लेते हुए बहुत ही बढ़िया डाउट पूछा। कि सर डिविडेंड पेड भी अगर एक बारी होता है तो फिर रिसीव्ड भी तो एक ही बारी होता है। काउंटर क्वेश्चन वाज वेरी गुड। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया था बच्चे का? हाँ जी सर। बच्चा कहना चाह रहा था Yes, फिर sir. डिविडेंड रिसीव्ड को भी आप वही रखो ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं, उसके लिए वो हर साल उसके पास बहुत सारी कंपनी के लिए आता है। उसका काम ही यही है, उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उस बंदे का, उसका काम ही लोगों के कंपनियों में इन्वेस्ट करना और वहां से फिर डिविडेंड आना, उसके लिए मेजर कमाई है, उसका ऑपरेटिंग काम का पोर्शन है वो। और किसी का कोई डाउट? एक और क्वेश्चन पूछ लूं मैं, सोच के जवाब दीजिएगा। रेंट रिसीव्ड कहां जाएगा? आवाज नहीं आई। सर कौन सी कंपनी के लिए? खाली रेंट रिसीव्ड। Investing. ऑपरेटिंग।
इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। बाय कंपनी हैविंग रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट रेंटिंग बिजनेस, रियल एस्टेट रेंटिंग बिजनेस, ऑपरेटिंग हो जाएगा। ऑपरेटिंग। अब इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, 1 मार्कर आ गया आपके एग्जाम में। और आपने अगर अब इन्वेस्टिंग लिखा है तो आप गलत हो जाएंगे। अब तो आज की क्लास में आपको एक्टिविटीज क्लियर करा दी है मैंने, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप क्लास को अगर टाइम हो जाए तो मुझे याद दिला दिया करें, लेकिन ऐसे बीच में छोड़ के फिर आपको वीडियो से करनी पड़ती है 5 मिनट की क्लास, थोड़ा मुझे याद दिला दिया करें। 8:05 तक मैं छोड़ दिया करूंगा आपको। तो अभी आज की क्लास हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं बस। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करी हमने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करी, स्टार्ट करा हमने डेफिनेशन से। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश का मीनिंग बताया, कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग बताया, वो आप वीडियो में दोबारा देख लेंगे। फिर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसमें 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फिर ऑपरेटिंग का मीनिंग बताया, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, और वो है जो कहीं और नहीं आ सकती। जो कहीं और नहीं आ सकती अभी उसकी बातें मैंने आज की क्लास में नहीं कर पाया हूँ। अभी इसमें 2-3 पॉइंट और हैं जो यहाँ फिर आएंगे। तो जो कहीं और नहीं आते, जिसका कोई नहीं होता, उसकी ऑपरेटिंग होती है। तो इसको हम अगली क्लास में करते हैं पॉइंट को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताया, उसका इनफ्लोज आउटफ्लोज बताए। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताया, उसके इनफ्लोज आउटफ्लोज बताए। फिर एक पॉइंट बताया कि वो कंपनी जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग कंपनी, उनके लिए 5 ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। तो ये 5 पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम ये याद रहना चाहिए। एटलीस्ट 12 तक तो आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए, और आगे भी आना है चैप्टर। चाहे आप MBA करें, चाहे आप CA करें, 12th 11th के किसी चैप्टर से आप बच नहीं सकते अगर आपने कोई भी अच्छी क्वालिफिकेशन लेनी है। हाँ, अगर दुकान संभालनी है पापा की तो बात अलग है, अदरवाइज मेरा पढ़ाया हुआ हर चैप्टर आपके काम आने वाला है भविष्य में। इनके नोट्स को भी आप संभाल के रखेंगे। फिर एक 1 मार्कर कराया, रेंट रिसीव बाय रियल एस्टेट एजेंट। तो रियल एस्टेट रेंटिंग एजेंट का काम कर रहा है, रेंटिंग का बिजनेस कर रहा है, तो रेंट रिसीव उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो आज की क्लास मैंने ये पढ़ाया, अच्छी लगी होगी। आपका डाउट सेशन शुरू होता है अब, आप अपने डाउट्स ले सकते हैं मेरे से, बोले। रेंट पेड कहाँ आएगा फिर? बोलो बच्चों, रेंट पेड कहाँ आएगा? बोलो बच्चों, रेंट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वाई? सर क्योंकि हम ले रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो इसलिए सर हम उन्हें रेंट देंगे। और कोई आंसर? अरे ऑपरेटिंग होता है सर हमने किसी की जगह ले रखी है तो उसलिए हम उसको पे करेंगे। कृष्णा, वाई ऑपरेटिंग? सर इसका है कि हम रेंट हर महीने देते हैं। सर मैं आंसर करूं ऑपरेटिंग के लिए? हाँ जी। सर क्योंकि अगर रेंट पेड हम अपनी इंटरप्राइज की बिल्डिंग का दे रहे हैं तो वो हमारा ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। यस, इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्लास क्या हो गया आपको? मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखवा देता हूँ, एक काम करता हूँ। मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुझे लगा आप रेशो करके आए हो। रेंट, सैलरी, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ऑफिस में क्या होगा बच्चों? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ योर असेट्स, जो भी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम आप असेट्स के पे कर रहे हैं, और वेजेस, और भी जो खर्चे आप सोच सकते हैं। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, प्रिंटिंग, टेलीग्राम, टर्न, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, कार्टेज, ऑडिट फी, लॉयर चार्जेस, जो भी आप एक्सपेंस सोच सकते हैं। थिंक ऑफ एनी एक्सपेंस विच इज ऑपरेटिंग इन योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस का खर्चा है। बहुत लंबी लिस्ट है और लॉन्ग लिस्ट, ये तो कुछ भी नहीं लिखी मैंने, बस इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं आने, जैसे इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग होता है,
और डाउट्स क्लास? बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनकी क्लास है, बस मैं सर। डाउट्स ले रहा हूँ, अगर बैठ सकते तो प्लीज बैठे। हाँ जी सर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ऑपरेटिंग में आएगी ना? सर, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न कैश फ्लो का पार्ट ही नहीं बनेंगे सर। पूछो क्यों? तो उधार की होती है वो तो। हाँ, 11th में हम पढ़ के आए थे कि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न तो उधार वाले केस में होती है, तो हमें कैश थोड़ी मिला होगा, कैश का तो फ्लो ही नहीं रहा होगा, इट विल नॉट बी शोन इन कैश फ्लो। उधार वाली ट्रांजैक्शन है वो तो बुक्स में रिकॉर्ड हुई होंगी। कैश फ्लो में कैश वाली ट्रांजैक्शन आनी, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और सेल रिटर्न परचेज रिटर्न हमने 11th में पढ़ा था, तब होती है जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाली होती है। और डाउट पूछे क्लास? सर अगर हमें परचेज और सेल्स का कुछ ना दे रखा तो हमें कौन सी मानी देगा इसमें? यहाँ पे तो आपको बता के चलेगा जब भी वो बताएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट वाला मेथड ही नहीं है हमारे कोर्स में, यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला मेथड हमारे कोर्स में। मैं डाउट पूछ रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। हर क्लास में मेरे को एक चीज समझानी पड़ती है, यू आर आस्किंग ए डाउट, इस लिमिट तक मैंने पढ़ा दिया, आप सपने ले रहे हैं आगे, आपको पता ही नहीं आगे है क्या। आपको जो ये पढ़ा दिया ये वाला पोर्शन ना, इसमें से डाउट पूछा आज जो पढ़ाया है, सर ये वाला पॉइंट जो पढ़ाया है उसमें बताओ, सर ये वाला बताओ, सर ये 5 आइटम बताओ, सर ऑपरेटिंग ये क्यों होता है, सर डिविडेंड वाला पॉइंट ये बताओ, सर ये इनफ्लोज आउटफ्लोज पूछो, सर ये इनफ्लोज आउटफ्लोज पूछो, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो वो लगना ही नहीं है, डायरेक्ट मेथड ही नहीं है। और अगर देगा तो आपको डायरेक्टली पूछेगा, जैसे यू वांट टू प्रैक्टिस, आपके पास अपनी किताबें होंगी, जरा फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लें कोई, सॉल्व अनसॉल्व, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, वो आप होमवर्क कर लेंगे। इसमें से पूछो जो पढ़ाया है। डाउट मीन्स, डाउट का मतलब क्या होता है लाइफ में? डाउट का मतलब होता है टीचर ने चीज पढ़ाई उसमें से डाउट पूछो। अभी किसी के स्कूल में हो गया, कोई कहे सर फिक्स एसेट अकाउंट बनाना सिखा दो, तो फिक्स एसेट अकाउंट मैंने बनाना सिखाया ही नहीं, जितना मैंने पढ़ाया ना उसमें से डाउट पूछो। और उसको मुझे अगर कोई डाउट नहीं है तो बोल दो खुशी खुशी कि सर कोई डाउट नहीं है, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर समझ आई है, मेरे को खुशी हो जाएगी, क्योंकि जब मैं खत्म करा दूंगा उस दिन तक कोई डाउट नहीं रहेगा। जितना मैंने पढ़ाया मैं उसमें से डाउट पूछ रहा हूँ, मैं तो टीचर्स के डाउट नहीं ले रहा कि तुम्हारे टीचर्स ने क्या पढ़ाया, उसमें से तो मुझे पता ही तुम्हें समझ आया, तो तुम मेरी ट्यूशन ही क्यों पढ़ते। वही बातें सारी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। हाँ देखो मैसेज आ गया, ऑल क्लियर सर। हाँ तो बस जो मैंने पढ़ाया उसमें से डाउट पूछो, उसमें से ऑल क्लियर है ना, बात खत्म। यस सर, समझ आ गया। क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, चैप्टर हमें तो स्कूल में समझ ही नहीं आया, वो सारी बातें हमें पता है, जब मैं पढ़ाऊंगा जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ आना चाहिए बस। हाँ जी सर। बढ़ूं आगे, बंद कर दूं क्लास? आज की क्लास में सब कुछ समझ आ गया है? यस मेरे पास बुक नहीं है, कोई मेरी Yes, हेल्प sir. कर सकता है क्या? कोई बुक खोल सकता है? यस सर। जरा कोई इलस्ट्रेशन देखना जिसमें ये पहचानना हो कि कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा शायद तुम्हारी बुक का, जिसमें पहचानना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा या ऑपरेटिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए, पहला या दूसरा कोई सर इलस्ट्रेशन 1 है। पढ़े जरा क्या कह रहा है, पेज की लाउडर पढ़े। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग खाली? हाँ जी सर। अच्छा, पहला पॉइंट पढ़े। कैश रिसीट फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड। ठीक है बच्चों, इसको होमवर्क मार्क कर लें। ये कौन सा है? फर्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन फर्स्ट। और अगला क्या है? State a transaction that is always classified or shown as an operating activity. चलो बस अभी आज के लिए खाली क्लास को रिवाइज करके आए और इलस्ट्रेशन 1 कर लें, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, या जिनके पास टीएस ग्रेवाल है उनको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। जी सर। ओके ओके सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।